नमस्कार। डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है डॉक्टर शबाना नज़ीर। आप एक स्टेट अवार्डी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, एकेडमिक काउंसलर हैं, टीचर ट्रेनर हैं और एक कवित्री भी हैं। आपने 41 साल उर्दू माध्यम के स्कूलों पर काम किया है। आप लगातार उर्दू अकेडमी की सदस्य रही हैं। आप एक सामाजिक संस्था भी चला रही हैं। 5 किताबें उर्दू की कविताओं की और लेखनी की आप अब तक लिख चुकी हैं। जी शबाना जी, कैसे कर लेती हैं आप इतना सब? ये तो मैं भी नहीं बता सकती कि कैसे कर लेती हूँ, लेकिन ये कि जब शुरू करते हैं काम तो होता चला जाता है। ज़िंदगी में 21 साल की थी तब जॉब पे लग गई थी। अच्छा। और 62 साल की रिटायर हुई हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपको देख के लगता तो है नहीं। और रिटायर हुए भी एक लंबा अरसा हो गया। रिटायर हुए भी मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बताइए। तो दिल्ली सरकार ने 2 साल का रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद 2 साल का और एक्सटेंशन दिया। बहुत अच्छे। तो वो तो वर्तमान में अभी आपका क्या काम चल रहा है? वर्तमान में मैं एक स्कूल था जो जी। मेरे रिटायर होने के बाद ही वो मुझे ले गए थे। हाँ वो हाँ। मुजफ्फरनगर में एक स्कूल था। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे रेजिडेंस भी दिया था। अच्छा। और मैंने उनसे कहा था कि हम मंडे आएंगे, थर्सडे चले जाएंगे। अच्छा। तो मैं और मेरे हस्बैंड मंडे जाते थे अर्ली मॉर्निंग। अच्छा। तो मंडे टू थर्सडे स्कूल ओवर करके हम लॉन्ग वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे वापस आ जाते दिल्ली थे। रहते थे फिर? दिल्ली आ जाते थे अपने घर। तो वहाँ पर बिज़ी रही, फिर उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल में रही। जी। तो उसके प्रोग्राम्स, NIOS के प्रोग्राम्स में वो इन्वॉल्व रहती हूँ। बहुत अच्छे। तो ये सब काम चलते रहते हैं। कुछ सोशल वर्क करने का शौक़ है। बहुत अच्छे। तो बस, और ये कि जैसे मैंने बताया कि अपनी जो नौकरी थी जी। उस नौकरी को बहुत दिल से किया। बहुत बढ़िया। और आप उर्दू माध्यम के स्कूलों पे काम करती रही हैं। तो दिल्ली में उर्दू माध्यम के स्कूल सरकारी माध्यम से या इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। क्या है? नहीं, मैंने काम किया उर्दू जी। स्कूलों में। और वहाँ पर मैंने एज ए टीचर भी काम किया, मैंने एज ए प्रिंसिपल भी काम किया। जी। और एज ए प्रिंसिपल जब मैंने काम किया तो मैं दिल्ली सरकार ने मुझे कहा था, क्योंकि जैसे अभी आपने फरमाया कि मैं स्टेट अवार्डी भी हूँ और थोड़ी बहुत मेहनत करने का शौक़ है। तो जब मेहनत करते हैं तो पहचान बन जाती वो है। मेहनत आपके चेहरे पे दिख रही है। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत। ये तो पार की आंखें हैं आपकी जो पहचान रही हैं। तो मैं जो जिस स्कूल को भी चाहती मुझे वो मिल सकता था, लेकिन बाय चॉइस मैंने वो स्कूल चाहे जहाँ पे माइनॉरिटी की लड़कियाँ हों। तो माइनॉरिटी की लड़कियां जब उर्दू पढ़ती हैं या रेगुलर पढ़ती हैं, जी रेगुलर स्कूलों में ही पढ़ती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने किन स्कूलों को चुना जिसमें ज्यादा माइनॉरिटी की लड़कियां थी, मतलब देखिए, ज्यादा मेरा लड़कियां थी? जो ज़्यादातर मैं रही वो जिसे आप कहेंगे दिल्ली 6। हाँ। दिल्ली अच्छा। 6 के पुरानी दिल्ली। स्कूलों में, मैं पुरानी दिल्ली के स्कूलों में रही। आसिफ अली रोड पर स्कूल है एक, उसका नाम है बुलबुल खाना। हाँ हाँ। मैंने उस पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने अच्छा। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से की। एक हकीम अजमल खां स्कूल है दरियागंज में, हाँ बच्चों हाँ, के घर के ऊपर। बिल्कुल है। बल्कि एज ए प्राइवेट स्कूल में वहाँ पे सबसे पहले रही। हाँ हाँ। बुलबुल खाने में गवर्नमेंट जॉब में आई। बहुत अच्छे। फिर होते होते मैं BGT बनी। फिर मैं UPSC से प्रिंसिपल बनी। प्रिंसिपल बनने के बाद अच्छा खासा रैंक था। जी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो उर्दू मीडियम स्कूल में विच इज़ डोमिनेटेड बाय मुस्लिम गर्ल्स, मुझे उसी स्कूल में काम करना है, क्योंकि उन स्कूलों को लोग दिल से नहीं काम करते वहाँ पर जाके। वहाँ पे हाँ अगर डिपार्टमेंट किसी को भेज भी देता है हाँ तो वो हाँ मारे बांधे कि जो मिनिमम पीरियड है पूरा हाँ किया हाँ, बस एंड दे विल अप्लाई फॉर द ट्रांसफ़र। खाना पूरी करके। हाँ, लेकिन मैं वहाँ पर जाके टिक के काम करना चाहती तो थी। आपने क्या सोच करके ऐसा सोच किया कि मैं वहां जाकर टिक के काम करना चाहती थी? आप क्या करना चाहती थी? मैं वहाँ पर क्या बताऊँ आपको, एजुकेशन की जोत जलाना चाहती थी।
तो जलाई आपने जो। मैंने जोत जलाई, मैंने पेरेंट्स को बुलाया, जी। उनकी काउंसलिंग की। एक जो बहुत ही आम चीज़ है, मुस्लिम समाज में काफ़ी आम चीज़ है, और जिस एरिया में मैंने काम किया, अच्छा रिश्ता मिला, फौरन वो कहेंगे शादी कर रहे हैं हम। तो वो ये भी नहीं देखते कि दिसंबर का महीना है और मार्च में बच्ची के 12वीं के एग्जाम है। उन तक को मुझे पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी। एप्रिसिएशन फॉर एजुकेशन नहीं है, अहमियत का एहसास नहीं था तालीम का। उस समय नहीं था, अब तो हुआ। अभी भी कम है। हाँ, लेकिन पहले से ज्यादा हो गया है। आपने जो एजुकेशन की जोत जलाई, उसका नतीजा ये तो हुआ कि जो पहले बिल्कुल नहीं था, अब कुछ परिवर्तन आया है। नहीं, अब परिवर्तन वैसे भी समाज में परिवर्तन आया है, और अब एहसास हो गया है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। उस वक्त हमें माँ बाप को बुलाना पड़ता था, बताना पड़ता था कि देखो आज आपकी लड़की ने 12वीं पास नहीं की, आप कह रहे हैं अच्छा रिश्ता है, कल को आपकी लड़की BA पास कर लेगी, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा। बहुत बढ़िया। और अपने बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए। तो सच्ची समाज सेवा आप कर रही थी। कर रही है। मैं तब तो जो कुछ किया सो किया, और वो स्कूल जो कि हमारा स्कूल जामा मस्जिद का स्कूल था, जिसमें मैं एज ए प्रिंसिपल काम मैंने 11 साल किया, उस स्कूल को डिस्ट्रिक्ट बेस्ट स्कूल बना दिया था। बहुत बढ़िया। और डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि जोरबाग से स्कूल हमारे शुरू होते थे और चांदनी चौक तक जाते थे। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, और उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट बेस्ट स्कूल मेरा स्कूल हुआ करता था। और उसमें जो बच्चियां टॉप करती थी 100% रिजल्ट देती थी। बच्चियां हमेशा अच्छा रिजल्ट देती रही हैं हर जगह, अभी भी। हाँ, अभी भी, ये तो सही बात है। और वो बच्चियां जो अच्छा रिजल्ट देती थी, फिर उनके लिए, और अब भी जो दे रही हैं, तो अब मैं रिटायर चाहे होगी, लेकिन वो बच्चियां, उनकी एजुकेशन मेरे दिल के बहुत करीब है। आप अपनी एक नौकरी से रिटायर हुई हैं, पर आप अपने काम से रिटायर नहीं हुई हैं, क्योंकि आप अभी भी वो सोच लेकर चली हैं और अपने आसपास के लोगों में वो जोत जला रही हैं। हाँ, मैं होना भी नहीं चाहती कि मैं, ऊपर वाला मेरी ये दुआ कबूल करे कि मैं आखिरी दम तक काम करना चाहती हूँ। मुस्लिम महिलाओं पर मुझे लगता है कि अभी और काम होना बाकी है, क्योंकि उनमें बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां रहती हैं। मैं देखती हूँ, मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बेटियां, और इतनी खुददार हैं और इतनी मजबूत हैं वो, कि लगता है कि इन जैसी और भी हो जाए तो और अच्छा। तो देखिए, उसके बारे में थोड़ा काम करना हाँ, जहाँ तक आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस जो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, वो तो हर स्ट्रेटा में बराबर एजुकेशन मिलेगी आपको, और बराबर एजुकेशन ही बराबर इंटेलिजेंस मिलेगी। अब ये नहीं कह सकते कि किसी रिलीजन में ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी या किसी इकोनॉमिकल कोई तबका ऐसा होगा, अपॉर्चुनिटी की कमी रहने के कारण जो हुआ। लेकिन ये कि उनको मौका नहीं मिलता। अब हम ये कोशिश करते हैं कि हम, एक तो बच्चियां अब काफ़ी आने लगी। मैं आपको बताऊं, जब हमने जॉब शुरू की थी, जॉब शुरू करने का मतलब है, मैं 1975-76 की आपको बात बता रही हूँ। तब पेरेंट्स आते थे तो उन्हें ये नहीं पता होता था कि उनकी बच्ची किस सेक्शन में पढ़ रही है, कौन सी क्लास में पढ़ रही है। हमने नाम तो बता दिया आपको, ऐसे करके। लेकिन अब कम से कम पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स आते हैं, और हम उन लोगों को, सपोज अगर 12वीं क्लास के एग्ज़ाम है या बोर्ड के एग्ज़ाम है, उससे पहले पेरेंट्स को बुलाते हैं, उन्हें बताते हैं कि देखिए आपको अपने बच्चों के लिए घर में भी पढ़ाई का माहौल देना है। ऐसे नहीं होगा कि आपके छोटा सा घर है, आप इस कमरे में टीवी चला के बैठे, हस्बैंड वाइफ बच्चों को बराबर के कमरे में भेज दिया, पढ़ाई करो। ऐसे थोड़ी होता है, आपको सेक्रीफाइस करना होगा। इन लोगों में ये तक नहीं देखते थे कि बच्चों के एग्जाम्स के बीच में शादी रख दी। तो एजुकेशन पर जैसे आप काम कर रही थी, तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के भी कभी आपने कुछ सोचा, कोई चिंता वाली बात थी? क्योंकि देखिए, एक धर्म के कारण, मतलब जो वास्तविकता है उसका बयान हमें करना पड़ेगा। पर्दा के कारण, जैसे हमें धूप नहीं लगती, हम पूरी तरह से हम पर्दा में हैं, तो धूप न लगने से विटामिन डी की कमी हो जाती है, या बच्चियों में खून की कमी हो जाती है, या बच्चियां मान लो कोई शारीरिक कष्ट है तो वो कह नहीं पाती, क्योंकि घर का माहौल, जैसे अभी आप बता रही हैं, घर का माहौल नहीं मिलता।
तो उस पर आपने कभी आपके सामने ऐसे कुछ वाक़ये आए जो कि आप शेयर करना चाहेंगी देखिए, जिसमें आपने हाँ, हेल्प कुछ किया हो? बच्चियाँ ऐसी भी थीं। हुँ, एक तो मैं अब आपको ये बताऊँ कि हेल्थ के लिए कुछ गवर्नमेंट के ऐसे प्रपोज़ल्स आए थे कि भई हुँ, ये विटामिन देना है, हुँ, हुँ, बच्चों को खाना खा लेंगे बच्चे, लंच उसके बाद देना है या सुबह। तो उनमें ये कॉन्फिडेंस आया कि वो खाएँ। हुँ, तो मैं असेंबली में हुँ, हुँ। पहले खुद खाती थी अच्छा, बहुत अच्छे। कि बेटे ये गोली आई है हाँ, और ये आप लोगों को खानी है। देखो मैंने ये सैंडविच खा लिया हाँ, और अब मैं ये गोली खा रही हूँ। बहुत अच्छे, मिड डे मील सब बच्चे खाएंगे, उसके बाद ये गोली खाएंगे। बहुत तो अच्छे। उससे और फिर जैसे कि अगर कुछ ऐसी केसेस होते थे, कोई टीचर आती थी। मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक टीचर आई, उसने कहा मैम मेरी क्लास में एक लड़की है, उसको ना सीवियर रूमेटॉइड है, उसकी उंगलियां बिल्कुल ना टेढ़ी हो मुड़ी हुई चुकी है, थी। अच्छा, तो अब उसको देखा, उसने कहा पूछा क्या दवा ले रहे हैं। उनकी गली में कोई डॉक्टर थे, उसने कोई दवाई यूं ही दे दी थी। अच्छा, तो फिर मैं जहाँ थी, मैं अपने आप को इस मामले में खुशकिस्मत समझती हूँ, मुझे बहुत अच्छी टीचर्स भी मिलती थी। जी, और ये मेरी और बड़ी खुशकिस्मती है कि वो टीचर्स, हाँ, हाँ, मैं उन टीचर्स को सैल्यूट करती हूँ हुँ, जो मुस्लिम और उर्दू मीडियम स्कूल में 100% मुस्लिम बच्चे, लेकिन वो टीचर नॉन मुस्लिम हैं और जी, उनके दिल में भी बच्चों के लिए उतनी ही हमदर्दी थी। जी, मुझे अभी तक याद है, वो मेरी टीचर ममता वर्मा थी, मैथ्स पढ़ाती थी। बहुत अच्छे, वो मेरे पास आई, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटे ममता, मैं एक बहुत अच्छे रेमेटोलॉजिस्ट को जानती हूँ, हाँ, अपोलो में है, हाँ, उसकी फीस मैं दे रही हूँ, तुम्हें मैं स्कूल से जल्दी ऑफ करूँगी, तुम इसको लेके जाओ दिखा के लाओ, और वहाँ से दिखा के लाओ। ठीक है। और उसकी मेडिसिन के लिए हमने, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बना हुआ हाँ, था, हाँ, हम उसकी दवा के लिए पैसे जमा करते थे, उस बच्ची को हमको देते थे। या किसी बच्ची को हम देखते थे कि ज़रूरत से ज़्यादा मॉल न्यूट्रिशियस है, हाँ, तो हाँ, उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर दिया करते तो थे। बच्चियों को स्वास्थ्य लाभ भी कराया आपने। कोशिश शिक्षा का लाभ तो कराया ही करा, हम्म, स्वास्थ्य लाभ भी कोशिश कराया। भी ये रही कि बच्चे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एकदम स्वस्थ मस्तिष्क का वास हाँ, हो सकता हुआस है। हो सकता है। और यही कोशिश रही कि बच्चियां जो हैं, टीचर्स में भी एक पॉजिटिव वाइब रहे। हुँ, और जो बच्चे, क्योंकि अगर मैं टीचर्स को अच्छी वाइब दूंगी हाँ, हाँ, तो वो बच्चों तक जाएगी। बिल्कुल, इसलिए मेरा स्कूल जो था, उसको आज तक भी लोग याद करते हैं याद कि करते हाँ। हैं। और जिनके साथ मैं जुड़ी हुई थी, 11 साल हो चुके हैं, हाँ, हाँ, आज तक हमारा वही संबंध है बहुत अच्छी बात है। सबसे। और ये जो बच्चियां हैं, ये उर्दू मीडियम स्कूल जो हैं, तो स्कूल ड्रॉप आउट्स के बारे में क्या मतलब आपको क्या किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चे बहुत रहते हैं। सामान्य तौर पर सभी स्कूलों से उस समय पे बच्चे छोड़ते थे, आज भी छोड़ते हैं। कई कारण होते हैं, गरीबी होती है या कहीं शिफ्ट हो जाते हैं या घर में कोई देखने-भालने वाला नहीं होता या बुरी संगत में पड़ जाते हैं। तो क्या आपका भी इन प्रॉब्लम से, इन समस्याओं से वास्ता पड़ा था? देखिए ये तो यूनिवर्सल है, इससे तो वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। हुँ। लड़के ज़्यादा बुरी संगत में पड़ जाते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन लड़कियां भी बिगड़ने में कुछ कम नहीं है। अच्छा। तो और कुछ माँ बाप ऐसे भी होते थे जिनको जैसे ही पता चला कि लड़की ज़रा सी हाँ। बेराह रऊ हुई है, तो वो फौरन उसको घर बिठाएंगे और शादी कर देंगे। लेकिन इसके अलावा मैं बच्चियों को जो तरबियत जो देते थे हुँ, हम, हुँ। उनको बताते थे हुँ। कि देखो, एक है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। हुँ। उनको बता रहे हैं कि कौन सा आपका जो हेल्दी टच है, हुँ, हुँ। कौन सा हेल्दी टच वो बहुत नहीं है। ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम बच्चों को बताती थी। और लड़कियों से ये कहा, मैं लड़कियों से ये कहती थी हमेशा कि हुँ, बेटे देखो, हम पढ़े हैं, हुँ, हम लड़कों के साथ जब काम करते तो ख्याल ही नहीं रहता कि हुँ, हमारे साथ मर्द है कि औरत है। हुँ, काम करें तो काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो उन बच्चों को मैं बताती थी कि देखो बेटे, हुँ, लड़की को, हुँ, औरत को हुँ, कुदरत ने ये सलाहियत दी है कि हुँ। उसे पता चल जाता है कि ये मर्द मुझे गलत नज़र से देख रहा है। सिक्स्थ सेंस। मैं तो उन बच्चों को यहाँ तक बताती, मैंने कहा बेटे एक नाला है, हाँ, अगर मैं उस नाले को क्रॉस करने के लिए किसी मर्द का हाथ पकड़ के जा रही हूँ, तो उसकी उंगलियों के पोर पे जो प्रेशर है ना, बिल्कुल। दैट विल टेल यू कि बैड टच है कि गुड टच है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतनी सेंसिटिविटी यदि आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। उनको मैं बताती हूँ कि हाँ, ये टिप्स के जो ग्रिप है ना आपके, हाँ, आपका किसी ने ऐसे हाथ पकड़ा, हाँ। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि उसकी इंटेंशन आपको पकड़ने की क्या है। क्या उन्हें ये बताया गया कि भाई देखो, तुम हम इन लड़कों ये सोच के कि हमें
तो ये तो आपको कन्फ्रंट का हमेशा करना ही पड़ेगा। हाँ। ये मत सोचो कि घर में बैठ के आप इससे दो चार नहीं होंगे। ये समस्या तो सब जगह ये है तो सब जगह रहेगी। और तो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ये है। तो आप हाँ। पढ़िए, अपने आप को मजबूत बनाइए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं एक, जैसे अभी आपने एक संस्था की बात की थी, उसका नाम है सोशल काउंसलर। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी पिछले 20 साल से हम उसका एनुअल अवार्ड फंक्शन करते हैं। वो संस्था आपकी है? जी, आपने बनाई है? मेरे हस्बैंड ने रजिस्टर की थी उसको। बढ़िया। और उसमें सोशल काउंसलर। सोशल काउंसलर तो उसमें कौन सा अवार्ड दे रहे हैं? उसमें हम हर साल करते हैं और अभी भी 12 जुलाई को फंक्शन है हमारा। अच्छा। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ही होता है ज्यादातर जी। पूरी दिल्ली में जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल हैं। हाँ हाँ। उसके 12th में जितने बच्चे 90% से अबव मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छे, उनको हम कैश प्राइज भी देते हैं, उनको अवार्ड भी देते हैं, एनकरेज करते हैं। हम जो उर्दू में, मेरे फादर एक उर्दू के बहुत बड़े राइटर थे। हाँ हाँ। तो जो पूरी दिल्ली में उर्दू में टॉप करता है उसको एक स्पेशल अवार्ड देती हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड के नाम पे मैंने एक जो इंग्लिश में पूरी दिल्ली में टॉप करता है उसको एक अलग स्पेशल प्राइज देती हूँ। और इस साल से मैंने अपनी मदर इन लॉ के नाम से शुरू किया, वो जब कोई लड़की कोई आउटस्टैंडिंग काम करेगी। इस साल का अवार्ड जो मैं दे रही हूँ वो जाएगा, एक लड़की है जाफराबाद स्कूल की। और उसने नीट में 720 में से 715 नंबर हासिल किए। बहुत खूब। और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप ये सोचिए कि उन बच्ची का कैलिबर क्या होगा। हम लोग अपने बच्चों को इतनी फैसिलिटीज देने के बाद भी नीट क्लियर नहीं करवा पाते। हाँ, लोग ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं, बच्चे लोग समय खराब करते रहते हैं। जो हम ये अवार्ड फंक्शन करते हैं उससे हमें ये होता है कि हमें हाई अचीवर्स मिल जाते हैं। हाँ। और हम मींस कम मेरिट बेस पे अगर किसी को आकाश में एडमिशन के लिए हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ करवा देते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं करवाते, लेकिन 2 4 6 लड़कियाँ हम हर बार ले लेते हैं। तो एक बच्ची हमारी फिजियोथेरेपी कर रही है, एक बच्ची हमारी BDS कर रही है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से लेके चलते हैं हम लोग। तो कि मैं अपने टीचर से भी कहती थी कि ये वो है कि जिसमें हम काम करते हैं। 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी टीचिंग जॉब में। एक तो ये कि हम लिविंग थिंग से डील कर रहे हैं, बच्चों से, वो देखे कि लोग जो बड़े से बड़ा अफसर है ना, IAS भी जो है वो ही नीली पीली ब्राउन फाइलें देख रहा है सुबह से शाम तक। हाँ। हमारा वो बच्चा हर रोज एक नए एक्सप्रेशन के साथ आता है। बहुत बढ़िया। और सीखता है आपसे। और सेम बच्चा भी हर रोज एक नए उसके साथ आएगा, एनर्जी के साथ आएगा। हमारे पास ऊपर वाले ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम किसी को मोल्ड कर सकते हैं जी। और ये कि एक अच्छा टीचर जो है वो काम कर रहा है, उसको नौकरी की तनख्वाह मिल रही है अपनी जगह, लेकिन वो उसके साथ साथ एक सोशल वर्क करता ही रहता है। बिल्कुल, सोशल वर्क तो हर जीवन के कोई टीचर किसी भी फील्ड में किया, कोई टीचर ऐसी हो ही नहीं सकती कि उसे पता है कि मेरा ये बच्चा जो है इसके पास किताब कॉपी की कमी है तो वो अपने पास से खरीद के देती है। सही बात है। तो एक ये हमारा सोशल वर्क भी होता है। ये हमारा एक इतना बड़ा काम है कि अगर हम किसी की एक की भी जिंदगी संवर गई तो समझो हम तर गए। आप टीचर ट्रेनर भी तो रही हैं। मैं टीचर ट्रेनर अभी भी हूँ। तो टीचर ट्रेनर की कुछ अनुभव बताइए ना, क्योंकि आप बच्चों को इम्प्रेशनेबल माइंड्स को आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और उनको ट्रेन करने वाले टीचर्स को भी तो आपने जब इतना एनर्जी वहाँ लगाई है, यहाँ भी आप लगा रही हैं। कुछ वाकई बताइए जिससे कि देखिए, मैं SCRT में भी और डाइट में भी जी एज ए टीचर ट्रेनर वहाँ पे जाती थी। इन सर्विस कोर्सेज होते हैं वो, और मैं BEd और MEd की भी क्लासेस लेती हूँ। तो वो तो कोई पर्टिकुलर हो गया है कि मैंने पेडागॉजी पे पढ़ा रही हूँ या वो सब, लेकिन टीचर मोटिवेटर, एज ए मोटिवेटर वो मुझे बुलाते थे। और वहाँ पे मैं ज़रूर टीचर से कहती थी कि देखिए, जो आपका पढ़ाने का एक दायरा है ना, उससे बाहर निकलो। एक टीचर ही नहीं रहना आपको। यू हैव टू बिकम ए गाइड, यू हैव टू बिकम ए फ्रेंड, मेंटर। यू हैव टू बिकम ए मेंटर। आपको ये बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। आजकल सरकारी स्कूल में फर्स्ट जनरेशन लर्नर ही आता है। जरा सा भी किसी के पास है तो वो जो मीडियम का स्कूल खुल गए ना, जो ना तो वो अच्छे पब्लिक स्कूल की वो कर सकते हैं, फीस दे सकते हैं, और सरकारी स्कूल में भेजने में उनको स्कूल में हाँ, तो वो एडेड से भी ज्यादा थोड़े से जैसे शॉप्स छोटी छोटी खुल गई हैं, तो हाँ, उनका 400-500 फीस होती है।
तो मैं उनसे कहती हूँ जो हमारे पास जो बच्चा है फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, उसको घर से गाइडेंस नहीं मिल रही, उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। उसका पेरेंट बेचारा वो है कि वो बच्चा जब घर में जाता है उसकी माँ, मैं आपको बताऊं, मेरे स्कूल की एक बच्ची ने टॉप किया, जैसे रिजल्ट आया वो बच्ची मेरे पास आई, तो मैंने कहा बेटे अपने घर में मम्मी पापा को बता दिया? कहती पापा तो रक्षा चलाते हैं, शाम को आएंगे, मम्मी जिस घर में बर्तन मांजती हैं वो 4 बजे आएंगी तब बताऊंगी। उस बच्ची ने टॉप किया था। देखिए, तो मैं टीचर्स को यही बताती हूँ कि देखिए हमें अपने टीचिंग दायरे से आगे निकल के इन बच्चों को जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम गाइड नहीं करेंगे तो ये वो वल्नरेबल एज है कि बच्चियां बहक भी जाती हैं इसमें। बिल्कुल। और ज़्यादा सख्ती भी नहीं करनी, क्योंकि ये जो 9, 10, 11 की जो ये 3 क्लासेस की जो एज है ना, इसमें बच्चियों को बहुत संभालने की बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बहुत संभालने की ज़रूरत है। उसमें मैं जैसे अभी आपने कहा कि स्कूल के ग्राउंड में मैं ज़रूर बच्चियों को खेलने के लिए करती थी, और मुझे सिंगल शिफ्टेड स्कूल जब भी मिले तो मैं ये कहती थी अपनी टीचर से जो पास रहती थी कि बच्चियां अगर कोई आना चाहें शाम को तो खेल सकती हैं आके, घरों में तो उनको सांस लेने की जगह नहीं है, तो शाम को आके यहाँ पर कुछ बच्चियां खो खो खेल लें, बैडमिंटन सेट रख दिए, रैकेट्स रख दिए, बच्चियां वो खेल लें ताकि वो थोड़ा सा तो उनको डाइवर्जन हो। और अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर, यहाँ झाँक लिया किसी लड़के ने कर दिया, वो तो एज ऐसी होती है, इन्फेक्चुएशन की एज होती है, वो होती है, तो वो तो बायोलॉजिकल। हाँ, तो हाँ, उस बच्चों को ये सब कुछ बता के चलना है, बता के चलना है। हाँ, ये छुपा के नहीं चलना, उनको ये बता के चलना है कि बेटे ऐसे ऐसे होता है और आपको अपने आप को इस स्टेज पे संभालना है। तो अभी जो बच्चियों की जो शादी की एज तब थी जब आपने अपना कैरियर की शुरुआत में, जब आपने इन चीज़ों को देखा कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं या अच्छा कोई वर मिल गया तो शादी करने के लिए बच्चे को स्कूल से निकाल के ले जा रहे हैं, तब में और अब में क्या फ़र्क आया है, क्या बदलाव आया है कि बच्चियां तब कितनी एज तक शादी कर दी जाती थी और अब उनको हायर एजुकेशन के लिए रोका जाता है, पढ़ाया जाता है? मतलब कुछ बदलाव आया है? नहीं, डेफिनेटली बदलाव आया है, और लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि लड़कियां पढ़ लिख के आगे बढ़ती। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एक ना खौफ है मुस्लिम समाज में तो काफ़ी है ये कि उन्हें, और ये जो हमारे साथ टीचर्स थी ना उनके घरों में भी ये था कि लड़कियां जब पढ़ लिख जाएंगी तो उनको मुनासिब रिश्ता नहीं मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जब बिल्कुल जॉब लगी तो हमारे साथ की एक और टीचर थी, उसकी छोटी बहन की शादी होनी थी, तो हम लोग दिन में चले गए, तो हमारी एक सीनियर टीचर थी हमारे साथ, तो हम तो बच्चे थे तो चुपचाप बैठे, हमने गिफ्ट लेके गए, दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा छोटी बहन की शादी पहले कर रही हैं आप उनकी माँ से? तो उनकी माँ का जवाब ये था कि हाँ इसके साथ मुसीबत है ना, पढ़ लिख गई है, नौकरी करती है, तो अच्छा लड़का। तो ये मुसीबत थी कि अब ये मुसीबत है कि पढ़ लिख गई है, नौकरी करती है, तो इसको उसके हिसाब से लड़का चाहिए। सोसाइटी का माइंडसेट तो अभी भी नहीं बदला है, यही माइंडसेट है, और सिर्फ रिलीजन का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, रिलीजन का नहीं है, हर जगह यही हाल है। मैं अपने स्कूल में मैंने एनएसएस शुरू किया, मैं कॉलेज में थी तब भी मैं एनएसएस की वो थी लेडी श्री राम कॉलेज में, और फिर मैंने अपने स्कूल में एनएसएस का विंग स्टार्ट किया। उस एनएसएस के विंग में मैं अपनी बच्चियों को, अपने स्कूल की जो मेरी बच्चियां थी 11th और के बच्चियों को एनएसएस का मेंबर बनाते थे, उन्हें मैं उन बच्चियों के घर में लेके जाती थी जो बच्चियां अपने घर से दूर हैं, किसी के पेरेंट्स दोनों नहीं है, किसी के फादर नहीं है, जो बच्चियां वहाँ रहती, उनसे मैं कहती बेटे कुछ मत करो, इनसे बात करो। हाँ। या कुछ बच्चियां हैं जिनका कोई सपोज फादर नहीं है, मदर है, ईद पे बुला लिया उन्होंने घर, कुछ ऐसी थी उन्हें कोई घर पे भी बुलाने वाला नहीं था। देन आई अरेंज्ड कि कितनी बच्चियां हैं, आसपास की जो बच्चियां थी वहीं पर चितली कबरिया पुरानी दिल्ली में, उनके पेरेंट्स से बात की। एक फादर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा मैं अपने घर में 5-6 बच्चियां थी, मैं अपने घर में बुला के इनको ना ईद ही दूंगा, ईद मनवाऊंगा। बहुत अच्छे। तो सोसाइटी में ना पहला कदम उठाने की जरूरत है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बस सोच बदलने की बात है। सोच आप अगर बदल रहे हैं तो वो इससे बड़ी सेवा ही और क्या चीज है। उन्होंने आके
बच्चियों को चाहे 10-10 रुपए दिए, सबको ईदी दी, और वो 5 बच्चे जिनका कोई घर बार नहीं था ऐसा कि जो बुलाए, उनको उन्होंने अपने घर में बुलाया। उनको अपनेपन का एहसास हुआ हाँ, होगा। अपनेपन का एहसास हुआ कि फैमिली में ईद कैसे मन रही है, क्या है। तो ये सब कुछ हमें कल्टीवेट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक आदमी मेरा एक इतना बड़ा ग्रुप नहीं बन पाया कि जो मैं इसे लार्ज स्केल पे कर सकूं। ऐसा नहीं है, अभी तो आप सोच को जिंदा रखे रहिए और एजुकेशन की लॉ जगाई आपने। एजुकेशन के लिए तो मैं मेंटरशिप में आप अभी भी चल रही हैं, जो टीचर ट्रेनर हैं आप। सोशल काउंसलर करके आपने संस्था बनाई जिसमें आप हाई अचीवर्स को मोटिवेट करते हैं, अवार्ड देती हैं। आपने खुद भी किताबें लिखी हैं और आपने अपने फादर साहब की किताबों को भी आपने जो है कंपाइल किया है जी। तो ये जो काम है ये तो चलते रहेंगे और नए नए विचार आते रहेंगे, नए नए आगे। मेरी 3-4 किताबें पोइट्री की हैं, आ चुकी हैं, और उर्दू में तो आई है, मैंने हिंदी में भी की है, आप जैसे दोस्तों के लिए जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते थे। मैं आपसे उर्दू भी सीख जाऊंगी जरूर। अच्छा, आप हमें अपनी कोई रचना कुछ कह के या गाकर, कोई नज्म, कोई कविता यदि सुनाना चाहें तो हमारे दर्शक भी आपकी बात सुनेंगे। मैं गा के तो कभी नहीं पढ़ती, हमेशा इट इज कॉल्ड तहत, जैसे तहत में पढ़ती हूँ। मैं एक नज्म अपनी सुनाती हूँ जी सर। और ये क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों से लिंक्ड है। काश ऐसा न हो। अच्छा। मेरे आंगन में 2 फूल हैं, मेरे आंगन में 2 फूल हैं, गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए, इनकी खुशबू से महका है मेरा चमन, इनके नगमों से आबाद है प्यार की अंजुमन। बहुत अच्छे। ये महकते हुए फूल हैं जिंदगी के अमी, इनको ये है यकीन हर नई सुबह होगी ज्यादा हसीन। बहुत खूबसूरत। इनके होठों पे लिखे हैं नगमे नए दौर के, इनकी आंखों में है ख्वाब दुनिया की तामीर के। और मैं जहर आलूद माहौल को देखकर, ये जो माहौल है जिसमें जहर और आजकल तो और ज्यादा बारूद पे बैठे हैं हम, और रंजूर माने दुखी होना, रंज और गम होना, और मैं जहर आलूद माहौल को देखकर दिल ही दिल में ही मगमूम और रंजूर हूँ। इन पे साया न पड़ जाए नफरत की तहजीब का, इनके ख्वाबों को डसले न आकर कोई नाक तखरीब का, तखरीब माने विनाश, इनके ख्वाबों को डसले न आकर कोई नाक तखरीब का। सोचती हूँ जी, सोचती हूँ अगर जंग की आंधियां साथ ले आई तखरीब की बिजलियां, फिर उजड़ जाएंगे प्यार के गुलसिता, फूल बेरंग होकर बिखर जाएंगे। नफरतों ने उड़ाई जो चिंगारियां, फूल नाजुक बहुत हैं झुलस जाएंगे। काश ऐसा न हो, काश ऐसा न हो। मैं मोहब्बत की ताज़ा हवाओं की मुश्ताक हूँ, चाहती हूँ। मैं मोहब्बत की ताज़ा हवाओं की मुश्ताक हूँ, अपने आंगन के फूलों की नाजुक हंसी के लिए, सारे आलम के फूलों की नाजुक हंसी के लिए, अमन के वास्ते, जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत सुंदर। आपको याद भी है, कितनी बड़ी कविता है और आपको याद है, इससे पता चल जाता है कि आपके दिल से निकल रही है आवाज़। और शबाना जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें और समाज को प्रेरणा देती रहें, और उनको प्रेरणा देती रहें जिनको कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है। आप एजुकेशन की, मेंटरशिप की लौ जला के रखें। आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ कारवां है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आसपास देखेंगे कि जिन बच्चियों को आपने कभी उंगली पकड़कर सहारा दिया था, वो आपके सहारे के बाद इतनी मजबूत, इतनी बलवान हो गई कि वो खुद में वट वृक्ष बन गई, और वो औरों को सहारा देंगी, औरों को पनाह देंगी, औरों को छांव देंगी। यही आपकी सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है, आपकी खूबी है। और हम चाहते हैं कि ऐसी शबाना नज़ीर घर घर में पैदा हो,
ऐसी शबाना नज़ीर। और मैं इसी तरह काम आपका करें। शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने इस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, और उस खुशकिस्मती में आज और इजाफा हो गया। और मेरी दुआ है कि आपने जो जो दुआएं दी हैं, खुदा वो सब कबूल करे।